हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 2-4 वीडियो में हमने पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक क्या काल था? जहाँ पर कोई कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमने आग ऐतिहासिक काल पढ़ा था, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उसको उनकी लिपि ऐसी जिनको पढ़ा नहीं जा सका, जिसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सप्ताह को पढ़कर हमने सिंधु घाटी सप्ताह को कंप्लीट किया है। अब दोस्तों, तीसरा जो था उस समय जो मैंने लिखवाया था ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल आज शुरू होगा। ये ऐतिहासिक काल का पहला पार्ट है, जो कि वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़े भी जा सका है। उनको जितना भी लिखित मटेरियल मिला है उनको आसानी से पढ़ लिया गया, उनकी लिपि आसान थी। तो दोस्तों, ये काल जो है ऐतिहासिक काल हमारा आज यहाँ से शुरू होते हुए धीरे धीरे इसके बाद गौतम बुद्ध, जैन, आगे जितने भी राजा हुए और हमारा देश आज़ाद होने तक का जितना भी इतिहास है, तो हम इसमें शुरू करेंगे। अब सबसे पहले देखो दोस्तों, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक शब्द का मतलब क्या है? वैदिक शब्द जो है ये बना है वेद से, और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे, जो वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में यहाँ बांट कर हम पढ़ेंगे। 2 ही पार्ट में वैदिक सभ्यता को पढ़ा जाता है। पहला पार्ट है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, और उसकी तिथि कौन सी है? 1500 से लेकर 1000 BC, मतलब बैक क्राइस्ट। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो तिथि है 1000 से लेकर 600 BC तक है। अब दोस्तों, पूर्व वैदिक काल क्या है और उत्तर वैदिक काल क्या है, और पूर्व वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल भी क्यों बोलते हैं, अभी आपको बताऊंगा। आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा इसमें। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल का मतलब है, जो हमको पता ही है, हमारे 4 वेद थे। तो उन 4 वेद में जो ऋग्वेद है, जो पहला वेद है, जो भी जानकारियां ऋग्वेद से मिलती हैं हमको जितनी भी पूरे इतिहास की जितनी भी जानकारियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई हैं, तो उस सारे काल को हमने बोला है पूर्व वैदिक काल, या फिर कहीं के लिखा रहता है ऋग वैदिक काल। उसके बाद बाकी जो 3 वेद बचते हैं, उन 3 वेदों से जितनी भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जितना भी वो तीनों के तीनों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 3 वेदों से जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, उस काल को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, हमने पढ़ा। अब आगे आखिरकार वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, यहाँ पे कई लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने अलग मत दिए, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था वो आल्स पर्पस से आए थे। तो ऐसे ही कई महान जो विद्वान थे, उनके अलग अलग तर्क हैं, पर जो सबसे ज़्यादा जिसको श्रेय दिया जाता है उसका है वैदिक सभ्यता का निर्माण जो वो आर्यों ने किया था। आर्य वर्ड का मतलब क्या होता है? आर्य वर्ड का मतलब होता है श्रेष्ठ, मतलब उच्च। अब जो आर्य थे उनका मूल निवास क्या था? ये काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। आर्यों का मूल निवास क्या था, या फिर आर्य भारत जब आए थे तो कहाँ से आए थे? तो आर्य जो भारत से आए थे, इनका मूल निवास था मैक्स मुलर के अनुसार, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और अगर हमको कहीं एग्जाम में दिखता है तो हमको इन्हीं के अनुसार ही लगाना है। तो मैक्स मुलर के अनुसार क्या था? ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में एक जगह है बोगाज कोई का अभिलेख। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मध्य एशिया नाम वहां देकर वहां पर बोगाज कोई का अभिलेख भी दे सकते हो। ऑप्शन में अगर दिखे तो बोगाज कोई का अभिलेख को हम टिक कर सकते हैं। तो ये बोगाज कोई का अभिलेख जो है वो एशिया माइनर, मध्य एशिया जो है उसको एशिया माइनर के नाम से भी बोला जाता है। और अगर हमको एशिया माइनर वहाँ ऑप्शन में दिखता है तो हमको एशिया माइनर को टिक कर देना, जो कि तुर्की में है। मध्य एशिया या एशिया माइनर, वहाँ पर एक जगह है बोगाज कोई, वहाँ का अभिलेख। उस अभिलेख से सारी जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु वैदिक जो है सभ्यता, इसका निर्माण आर्यों ने किया था। और आर्यों का मूल निवास क्या था? एशिया माइनर, जो कि तुर्की में है।
अब दोस्तों हमको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी, आखिरकार अभिलेख होते क्या हैं। काफी लोगों को पता होगा, पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख दोस्तों वो चीज है, कोई उस समय पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था एक बार, कोई कागज या इस चीजों की अभी खोज नहीं हुई थी, ये चीजें उस समय नहीं पाई जाती थी, तो क्या था, लोग ईंटों पर, पत्थरों पर, या उस समय जो इमारतें थी उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिख देते थे, तो वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक छपा रह जाता था। आज भी देखते हैं हम कई ऐतिहासिक इमारतों पर हमको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो उसमें इस प्रकार का जो कहीं भी लिख देते थे, उनको जो लिखी हुई चीजें हमको मिली उनको बोलते हैं अभिलेख, कहीं कहीं लिखा हुआ। अब अभिलेख कितने प्रकार के हो सकते हैं? अभिलेख यहाँ पर मेन जो विवरण है, 3 प्रकार के अभिलेख हैं। एक होता है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख क्या होता है? शिला का मतलब होता है पत्थर। अब कई बार आपने सुना होगा बड़ी बड़ी शिलाएं, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर। तो जो जो जानकारी पत्थरों के ऊपर लिखी गई, तो उनको नाम दे दिया गया शिलालेख। उसके बाद स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभ का मतलब होता है खंबा, पिलर। उस समय जो ऐतिहासिक इमारतें थी या कहीं भी कोई पिलर थे, पिलर के रूप में, और पिलरों के ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया गया, तो उनको बोलते हैं, उनके ऊपर, उस पिलर्स के ऊपर जो लेख लिखे गए, तो उनकी उस समय की लिपि के अनुसार, तो उनको बोलेंगे स्तंभ लेख, पिलर्स के ऊपर। फिर आता है गुहा लेख। गुहा का मतलब यहाँ पे है गुफा से, केव, गुफा। जो भी अंदर गुफाएं, आपने जगह जैसे सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं, वहाँ अंदर बहुत प्रकार की चित्रकारी हो रखी है, अलग अलग लिपियाँ, वहाँ पे अलग अलग लिपियाँ लिखी हुई हैं। तो जो जो चीज़ें अंदर गुफाओं में लिखी गई उनको बोला जाता है गुहा लेख। तो इस प्रकार से अभिलेख का प्रकार ये होता है। अब दोस्तों बोगाज कोई के अभिलेख से कुछ महत्वपूर्ण देवी देवताओं का भी जिक्र मिलता है, जिसको हम ध्यान में रखेंगे। इंद्र देवता, मित्र, वरुण और नासत्य, इन कुछ मेन तो इंपॉर्टेंट ये 4 ही देवता, इन्हीं का नाम बोगाज कोई के अभिलेख से हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम लास्ट में पढ़ेंगे कि वेद, रीडर मतलब अध्येता, उपवेद, उपनिषद और वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण कितने कितने हैं? दोस्तों वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको उसका जो अध्येता होता है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्री, उसका जो रीडर है। अब हर वेद का एक उपवेद है, हर वेद का एक उपवेद है, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, या सामवेद का उपवेद कौन सा है। तो इसी प्रकार दर्शाया गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और हर वेद के उपनिषद भी होते हैं, हर वेद के अपने पर्सनल उपनिषद और अपने पर्सनल उपवेद, और उनके जो पढ़ने वाले होते हैं उनको अलग नाम की कैटेगरी या नाम की संज्ञा दे दी गई है। तो उपनिषद, ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? कौस्तिकी और ऐत्रेय। ऐसे ही सामवेद के जो सामवेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? उस पढ़ने वाले रीडर को क्या बोलते हैं? उद्गाता। अब सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? गांधर्व वेद। सामवेद का उपनिषद क्या है? केन और छांदोग्य। दोस्तों हैं तो ये काफी सारे, पर मैं यहाँ वही जानकारी लिखवाता हूँ जो एग्जाम में पहले आ चुकी हैं या संभावित हैं, और फालतू मैं कचरा ऐसे आपको रटाता रहूं उसका कोई फायदा नहीं है तो बहुत कुछ इसमें। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उद्योता होता है, उद्योता मतलब रीडर जो यजुर्वेद को पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। यजुर्वेद का जो उद्योता होता है उसको बोलते हैं अध्वर्यु। और उपवेद का मतलब, उसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और उपनिषद, यजुर्वेद का उपनिषद क्या क्या? 2 यहाँ उपनिषद में लिखे हैं, तैत्तिरीय और मैत्रेयणी। तैत्तिरीय, मैत्रेयणी। उसके बाद लास्ट जो चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो उद्योता होते हैं, रीडर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, और अथर्ववेद का उपनिषद है मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक। अब दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम 1 बाय 1
अब शुरुआत हम जब करेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या कितना कितना दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम पूरा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। इन तीनों वेद को हम पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं या क्या क्या जो मेन पॉइंट्स इनके अंदर दिए हुए, जो जो क्वेश्चन रिलेटेड दिए हुए वो अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फाइनली वेद कितने हैं? 4, वेदांग कितने हैं? 6, उपनिषद कितने हैं? 8, और पुराण कितने हैं? 18। ये भी आप रट सकते हैं। और वेदांग, वैसे दोस्तों वेदांग क्या होता है? वेदांग वेदों को अगर पढ़ना है हमने, वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने में हेल्प करने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले जिसने भी वेद पढ़ने होते हैं उनको वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। वेदांग की नॉलेज लेने के बाद ही आप वेदों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो कि 6 हैं, इनके बारे में आगे हम अलग अलग कितने उनके नाम के साथ विवरण करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी हमारी ऋग्वैदिक काल। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।